तो भाई स्वागत है आपका। मैं मनीष कुमार आपके लिए लेकर आया हूं फिर से राजस्थान जीके के काफी अच्छे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि एक एक सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिना कोई बकवास किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों हमारा आज का पहला सवाल है कि राजस्थान में गौरी लोक नाट्य मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। आपको बताना है कि राजस्थान का जो लोक नाट्य है, गौरी लोक नाट्य, वो मुख्य रूप से कौन सी जनजाति करती है। ऑप्शन ए भील जनजाति, ऑप्शन बी मीणा जनजाति, ऑप्शन सी गरासिया जनजाति, ऑप्शन डी सहरिया जनजाति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भील जनजाति। जी हाँ, गौरी लोक नाट्य है वो भील जनजाति से संबंधित है। और आपको पता होगा कि मुख्य रूप से कहां किया जाता है, भीलों का मूल स्थान कौन सा है, मेवाड़, इसलिए ये जो लोक नाट्य है वो भी मेवाड़ में प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है कि तेरह ताली लोक नृत्य में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है जो तेरह ताली लोक नृत्य करते हैं तब उसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में आता है। ऑप्शन ए अलगोजा, ऑप्शन बी मंजीरे, ऑप्शन सी रावण हत्ता, ऑप्शन डी ढोल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंजीरे। जी हाँ, जो नाचने वाले होते हैं वो अपने हाथों में 13 मंजीरे बांधते हैं, तभी तो इस नृत्य का नाम तेरह ताली नृत्य रखा गया। इसलिए इस नृत्य में मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि तेरह ताली लोक नृत्य किन की भक्ति में किया जाता है। रामदेव जी की भक्ति में यह नृत्य किया जाता है। कामड़ पंथ की जो महिलाएं होती है वो इस नृत्य को रामदेव जी की आराधना में करती है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रसिद्ध थेवा कला केंद्र कहां पर स्थित है। आपको बताना है कि राजस्थान की जो प्रसिद्ध कला है थेवा कला, उसका केंद्र कहां पर है। ऑप्शन ए नाथद्वारा में, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ में, ऑप्शन सी बगरू में, ऑप्शन डी पोखरण में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतापगढ़ में। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि थेवा कला क्या होती है। 23 कैरेट के सोने की बारीक कारीगरी को कहते हैं। तो दोस्तों 23 कैरेट का जो सोना होता है उस सोने को क्या करते हैं, बहुरंगी कांच पर जड़ा जाता है और आभूषण बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कला होती है उसे थेवा कला कहा जाता है। और ये मुगल काल में प्रसिद्ध हुई थी, भारत में मुगल काल में विकसित हुई थी। और इसका जो मुख्य केंद्र है ना वो प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है। आपको बताना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कहां पर हुआ था। ऑप्शन ए मेवात में, ऑप्शन बी मारवाड़ में, ऑप्शन सी मेवाड़ में, ऑप्शन डी हाड़ौती में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेवाड़। जी हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो मेवाड़ में हुआ था। और वैसे भी बिजोलिया नाम का जो स्थान है वो मेवाड़ के अंदर स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि 1897 में मेवाड़ के किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसे बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा ये किसान आंदोलन है वो 3 स्टेपों में हुआ था, 3 चरणों में हुआ था। और सबसे प्रसिद्ध जो चरण है इसका वो 1916 से 1923 है, जब भारत के महान क्रांतिकारी विजय सिंह पति इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह आंदोलन मेवाड़ में हुआ था। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि राजस्थान में ताल छापर किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि राजस्थान में जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो कौन से जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए चिंकारा के लिए, ऑप्शन बी गोडावण के लिए, ऑप्शन सी काले हिरण के लिए, ऑप्शन डी ऊंट के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काले हिरण के लिए। जी हाँ, ताल छापर अभ्यारण्य है उसमें काले हिरण का संरक्षण किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है, जो कि चूरू जिले में सुजानगढ़ तहसील पड़ती है, वहां पर है ताल छापर अभ्यारण्य। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि बेराट राजस्थान के किस ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात आपको बताना है कि राजस्थान का जो बेराट है जिसे वर्तमान में विराटनगर कहा जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए मुगल चित्रकला के लिए, या फिर अशोककालीन अवशेषों के लिए, ऑप्शन सी जैन मंदिरों के लिए, या फिर चौहान राजधानी के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशोककालीन अवशेषों के लिए।
आपको बता दूं कि मौर्य काल में जब जनपदों का निर्माण हुआ था तो उसमें एक जनपद था मत्स्य जनपद। उस मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराट यानी विराटनगर। तो उस समय सम्राट अशोक ने यहाँ पर बहुत सारे शिलालेख लगाए थे। शिलालेखों के अवशेष आज भी हमें यहाँ मिलते हैं, इसलिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उस मत्स्य जनपद की राजधानी रही थी। अशोक ने यहाँ पर बहुत सारे शिलालेख भी लगवाए थे। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि राजस्थान की मांडना कला मुख्यतः किससे संबंधित है। आपको बताना है कि मांडना कला क्या होती है, यानी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दीवार व फर्श की सज्जा से, यानी दीवार और फर्श को सजाया जाता है इस कला में। ऑप्शन बी धातु शिल्प में। ऑप्शन सी आभूषण निर्माण में। ऑप्शन डी कठपुतली निर्माण में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीवार और फर्श सज्जा में। जी हाँ, दीवार और फर्श को सजाया जाता है, उस पर कुछ ना कुछ रंगोलियां वगैरह मांडी जाती है, उसे ही मांडना कला कहा जाता है। इसमें चित्र भी मांडे जाते हैं यानी बनाए जाते हैं, इसलिए इस कला को मांडना कला कहा जाता है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि कच्ची घोड़ी लोक नृत्य मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि किस क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए मेवाड़ में। ऑप्शन बी शेखावाटी में। ऑप्शन सी बागड़ में। ऑप्शन डी हाड़ौती में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेखावाटी में। जी हाँ, कच्ची घोड़ी नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इसमें होता क्या है, भले इस नृत्य का नाम कच्ची घोड़ी है लेकिन इसे करते घोड़े हैं, अर्थात पुरुष करते हैं। पुरुष क्या करते हैं, लकड़ी की घोड़ी बनाते हैं, उस लकड़ी की घोड़ी को पहनते हैं, फिर युद्ध का स्वांग किया जाता है, तलवारों से युद्ध लड़ा जाता है और फिर नृत्य किया जाता है। इस प्रकार के नृत्य को कच्ची घोड़ी नृत्य कहा जाता है और इस शेखावाटी में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान का सांबर किस प्रकार की झील का प्रमुख उदाहरण है। अर्थात राजस्थान में जो सांबर झील है वो किस प्रकार की झील है। ऑप्शन ए मीठे पानी की झील। ऑप्शन बी ज्वालामुखी झील। ऑप्शन सी खारे पानी की झील। ऑप्शन डी हिमानी झील। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खारे पानी की झील। जी हाँ, सांबर झील है वो राजस्थान की खारे पानी की झील है। राजस्थान की क्या भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। दोस्तों आपको एक शब्द खटकता होगा, अंतर्देशीय क्या होता है। तो कई जो झीलें होती है वो देश की बॉर्डर पर होती है, जैसे हमारे समुद्री इलाके में समुद्र से टच होती है, ऐसी कई सारी झीलें होती है। तो वो प्राकृतिक रूप से क्या होती है, खारी होती है, क्योंकि समुद्र का पानी होता है उनमें तो वो खारा ही होता है। समुद्र के टच में जो झील होती है वो बाह्य देशीय झील होती है, लेकिन जो बीच में होती है देश के उसे अंतर्देशीय झील कहा जाता है। इसलिए भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है ये सांबर झील। और आपको पता है कि भारत में इससे बहुत ज्यादा संख्या में नमक बनाया जाता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नमक के मामले में। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि उस्ता कला राजस्थान के किस शहर की प्रसिद्ध कला है। आपको यह बताना है कि उस्ता कला राजस्थान के किस शहर की प्रसिद्ध कला है। ऑप्शन ए बीकानेर की। ऑप्शन बी कोटा की। ऑप्शन सी अजमेर की। ऑप्शन डी बूंदी की। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर की। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो उस्ता कला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे पहले ये पाकिस्तान के मुल्तान में स्थित थी। लाहौर और मुल्तान से ये दिल्ली आई और दिल्ली से फिर ये राजस्थान में बीकानेर में आई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर। जी हां, राजस्थान में उस्ता कला का जो प्रमुख केंद्र है वो बीकानेर है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आखिर प्रजामंडल आंदोलन क्यों किए गए थे। ऑप्शन ए व्यापार बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी किसानों को भूमि देने के लिए। ऑप्शन सी रियायतों में जन अधिकार स्थापित करने के लिए। ऑप्शन डी नई राजधानी बनाने के लिए। तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रजामंडल अर्थात राजाओं का शासन हटाकर प्रजाओं का शासन लाना प्रजामंडल का एकमात्र उद्देश्य था। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रियासतों में जन अधिकार स्थापित करना अर्थात जो राजाओं की रियासतें थी उन्हें मिटाकर जन अधिकार यानी लोकतंत्र स्थापित करना इसका एकमात्र उद्देश्य था। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि राजस्थान में सहरिया जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। आपको बताना है कि सहरिया जनजाति का मुख्य केंद्र या मुख्य क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए जैसलमेर। ऑप्शन बी बारा। ऑप्शन सी नागौर। ऑप्शन डी चूरू।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12। जी हाँ, सहरिया जनजाति है वो 12 जिले में पाई जाती है। आपको मैं बता दूं कि 12 जिले के अंदर 2 तहसील हैं, शाहाबाद और किशनगंज। ये दोनों तहसीलों में मुख्य रूप से सहरिया जनजाति ही पाई जाती है। वैसे 12 जिले में पाई जाती है, लेकिन 12 जिले में भी इन 2 तहसीलों में मुख्य रूप से पाई जाती है, शाहाबाद और किशनगंज तहसील में। तो दोस्तों वीडियो को देते हैं यही विराम। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ, इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।